सर, सबसे पहले आप सभी प्रबुद्धजनों से अनुरोध है कि आप अब तो सीट खाली है, स्थान ले लें। और फिर विषय पर आता हूँ। आज के इस आयोजन में मंचासीन आदरणीय हमारे विद्वज्जन, सम्मुख बैठे हुए आदरणीय विद्वज्जन, विद्यार्थी और विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रबुद्धजन, अयोध्या के नागरिक समाज। अब इतना कुछ सुनने के बाद मुझे एक संकट ने घेर लिया है कि मेरे पास कुछ मौलिक नहीं बचा है। तो मुझे आप सब दोष मुक्त रखेंगे कि अब जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो दोहराव मात्र ही होगा। फिर भी आया हूँ तो 2-3 बातें निवेदन कर लेता हूँ। एक बार माइक्रोफोन वाले भाई साहब आ जाते तो जरा इसका गला ठीक कर देते। मैं अपनी बात निवेदन कर रहा हूँ। साथियों, जिस साहित्यकार की बात और जिसके बहाने आधुनिक भारत की चिंताओं से अपने आप को सन्नद्ध करते हुए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह देखकर यहाँ हर किसी के मन में एक आह्लाद है। एक जो अंतराल विगत दिनों या वर्षों में दिख रहा था कि शायद अब भारत की चिंता लोगों में नहीं रह गई है, और यहाँ उपस्थित अधिकाधिक लोग अध्यापन अध्ययन की दुनिया से जुड़े लोग हैं। नागरिक समाज से भी जो प्रबुद्ध जन आए हैं वे भी पत्र पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियों से अपने आप को उसमें ओतप्रोत पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। अन्यथा प्रेमचंद कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, न कोई बहुत बड़े राजनेता या दार्शनिक थे जिनको सुनने यहाँ लोग आते। तो पठन पाठन की दुनिया से जुड़े लोगों के पास एक सहूलियत होती है कि उन्हें एक स्वाभाविक श्रोता मिल जाता है। अध्यापन की दुनिया के जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, उनके पास अपना एक समाज होता है अपनी बात समाज तक पहुंचाने के लिए। तो उन्हें एक जो सहूलियत है वह चाहे तो उसका इस्तेमाल अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए कर सकते हैं और करते ही हैं। हमें उसको मूल्यांकन करने की जरूरत हम कहाँ कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें और कह लेता हूँ। एक बात यह कि अब तक के तमाम उद्बोधन से मुझे ये लगा कि प्रेमचंद आज़ादी के पहले जब भारत की आज़ादी की बात की जा रही थी तब वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना रच रहे थे। आप उनके साहित्य के हवाले से जो हमारे साथियों ने, विद्वज्जनों ने उल्लेख किया, मैं पा रहा था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने शायद प्रेमचंद को पढ़ा रहा होगा। जो प्रस्तावना में मूल बातें लिखी गई हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षमता की बात हो, मानवीय गरिमा की बात हो, आपसी बंधुता की बात हो, प्रेमचंद अपने साहित्य में उन्हीं चीज़ों को कहानियों, किस्सों के रूप में एक रूप दे रहे थे, उसी को जैसे प्रसरित कर रहे थे। देखने वाले देख लेंगे, जिनके पास नज़र होगी वो ढूंढ लेंगे। और 2-3 बातें ये आत्म आलोचन की बड़ी ज़रूरत है। अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा, बस्ती से आए हुए, कि ये बात सही है कि लगभग 100 साल पहले हमारे एक अग्रज लेखक, रचनाकार, समाज के अगुआ ने जिन बातों को कहा था और उनके पास तब जीवनी नहीं रही थी, वे अपनी बात उस समय कह रहे थे जब उनकी जीवनी शक्ति समाप्त प्राय होने को थी और वे लगभग छोड़कर चले गए इस देश को। तो 70, 80, 90 वर्षों में जो उनके वंशज के रूप में साहित्यकार, अध्यापक, कलाकार, संस्कृति कर्मी इस देश में आए हुए, और आज जहां हम आप खड़े हैं, हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, इसका मूल्यांकन हमको आपको करना होगा। तो ये आत्मबोध, आत्ममूल्यांकन और अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी का निर्धारण बड़े विवेक के साथ हमको आपको कर लेना चाहिए। ये शायद प्रेमचंद के लिए हमारा आपका सबसे बड़ा उनके प्रति श्रद्धा का या सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक तरीका होगा। मैं आज के भारत की स्थितियों पर अपनी 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। प्रेमचंद अपने समय के भारतीय समाज के एक टेलीस्कोप थे। आप उनकी नज़र से भारतीय समाज की उन सारी स्थितियों को देख सकते हैं जो शायद इतिहास, भूगोल आदि पढ़ने की तब बहुत ज़रूरत नहीं रह जाएगी। किसी ने कहा भी है कि अगर भारतीय समाज और सभ्यता को जानना है तो प्रेमचंद को पढ़ लीजिए, अकेले वही पर्याप्त है, इतिहास भूगोल बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आज हम आप अपने भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में कितना विवेकवान हैं,
हमारी समझ किस स्तर की है, इसका भी मूल्यांकन हमें करना होगा। शायद हम बहुत पारदर्शी ढंग से नहीं देख रहे हैं। अभी विद्वान साथी कम्युनिस्ट के हमारे विचारक ने जिस बात को कहा कि हम अपनी खोल से बाहर निकलते कहाँ हैं, सहूलियत छोड़नी होगी। जब आप व्यक्तिगत सहूलियत छोड़ते हैं तब सार्वजनिक हित की बात कर पाते हैं। ये व्यक्ति और समष्टि का जो द्वैत है, इसमें कहीं हमको आपको अपने आप के लिए बीच संतुलन से खड़ा करना पड़ेगा। और एक बात ये कि सबसे बड़ी चुनौती आज के दौर की सत्ता के सम्मुख खड़े होने की है। पराधीन देश का एक लेखक उस विश्वव्यापी सत्ता के सामने खड़ा होकर अपनी बात कह रहा था, चाहे उसकी रचनाएं जब्त कर ली जाएं, जो कुछ सो कर ली जाएं। आज भारतीय संविधान से प्रदत्त तमाम अधिकारों और संरक्षणकारी विधि विधानों के बावजूद हम आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तो ये भी अपने कलेजे को एक बार कसने, परखने और उसको आंच में तपाने की जरूरत हमारे आपके सामने आन पड़ी है, ये देख लेना है। एक और बात कि शोषण किसी समाज के मूल्यांकन का मेरे ख्याल से विकास के पैमाने पर सही तरीका हो सकता है। वो किसी स्तर का शोषण हो, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, किसी भी तरह का। प्रेमचंद अपने समय के शोषण के सभी टूल्स को पहचानते थे। हम आप उन टूल्स को या तो नहीं पहचान रहे हैं, ये कहना थोड़ा खराब लगेगा, पहचान रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं रहे हैं, खांचों में बंट गए हैं। और खांचों में बांटने का काम पूंजी प्रायोजित सत्ता कर रही है। ये भी हमको आपको देखना होगा कि हम कहाँ फेल्योर किए, कहाँ असफल हुए हैं। दूसरी बात, पूंजी प्रायोजित सत्ता हर युग में रहती है, आज भी है। उसका काम है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा देना। तो जितने भी विभाजनकारी तत्व होंगे, सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर, शैक्षिक, लैंगिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, उनके खिलाफ हमें अपना स्वर बुलंद करना होगा अपने लेखन में, अपने वैचारिक हस्तक्षेप के माध्यम से। और एक बात ये कि जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है, आचरण की पवित्रता हमको आपको दिखानी होगी। कथनी करनी का जो द्वैत है उसे भी कम करने या समाप्त करने की ज़रूरत है। और फिर मैं अपनी बात अब यहीं समाप्त करता हूँ कि मानवीय गरिमा की कोई परिभाषा ढूंढने की ज़रूरत आज के दौर में नहीं है। हम सब जानते हैं मानवीय गरिमा क्या होती है। जहाँ कहीं मानवीय गरिमा का क्षरण हो रहा हो, दमन हो रहा हो, आप अपने आप को उसी पीड़ित के साथ जोड़ पाएं, शायद आप प्रेमचंद के साथ न्याय कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद।